नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। रवि, मुझे वृद्धाश्रम छोड़ा। अब इस घर में मेरी ज़रूरत नहीं है। बहू ने तो पानी तक नहीं दिया मुझे। सुमित्रा देवी ने बच्चों की तरह शिकायत की। रवि, अब बस बहुत हुआ। मुझसे तुम्हारी माँ की सेवा नहीं होती। आज के बाद मैं उनके कमरे में पानी का एक गिलास लेकर भी नहीं जाऊंगी। स्नेहा ने यह बात इतने सपाट और ठंडे लहजे में कही कि डाइनिंग टेबल पर बैठे रवि के हाथ से निवाला छूटकर प्लेट में गिर गया। कमरे में एसी चल रहा था, लेकिन रवि के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। उसने अपनी पत्नी को देखा। वहीं स्नेहा, जो पिछले 6 महीने से उसकी माँ सुमित्रा देवी की परछाई बनी हुई थी। नहलाने से लेकर दवा देने तक स्नेहा ने कभी उफ तक नहीं की थी, और आज अचानक ये विद्रोह। तुम होश में तो हो स्नेहा? रवि ने लड़खड़ाती आवाज़ में पूछा। माँ अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। डॉक्टर ने कहा था कि स्ट्रोक के बाद रिकवरी में समय लगता है, और तुम उन्हें ऐसे बीच मझधार में छोड़ दोगी? स्नेहा ने अपनी साड़ी का पल्लू कमर में खोसा और सीधे रवि की आंखों में देखा। हाँ, छोड़ दूंगी, और सिर्फ मैं ही नहीं, आज से तुम भी उनका कोई काम नहीं करोगे। ना पानी दोगे, ना खाना बिस्तर पर दोगे। अगर उन्हें भूख लगेगी तो वे खुद डाइनिंग टेबल तक आएंगी। पागल हो गई हो क्या? रवि चिल्ला पड़ा। वे चल नहीं सकती। उनके बाएं पैर में अभी भी कमजोरी है। अगर गिर पई तो पड़ोसी क्या कहेंगे कि बेटे बहू ने बीमार माँ को लावारिस छोड़ दिया? पड़ोसियों की छोड़ो रवि, मुझे माँ की चिंता है, इसलिए ये कह रही हूँ, स्नेहा ने दृढ़ता से कहा। लेकिन रवि सुनने के मूड में नहीं था। वह गुस्से में कुर्सी धकेलकर खड़ा हो गया और अपनी माँ के कमरे की तरफ भागा। सुमित्रा देवी अपने आलीशान पलंग पर तकियों के सहारे लेटी हुई थी। चेहरे पर एक अजीब सी शून्यता थी। 6 महीने पहले आए एक हल्के पैरालिसिस अटैक ने उनके शरीर से ज़्यादा उनके मन को तोड़ दिया था। हालांकि अब वे शारीरिक रूप से 80% ठीक हो चुकी थी, लेकिन मानसिक रूप से उन्होंने मान लिया था कि अब वे अपाहिज है। वे बस लेटी रहती, छत ताकती और छोटी छोटी चीज़ों के लिए घंटी बजाती। रवि ने जाकर माँ का हाथ पकड़ा। माँ, आपको कुछ चाहिए? सुमित्रा देवी ने कमज़ोर आवाज़ में कहा। बेटा, गला सूख रहा है, ज़रा पानी दे दे, और बहू को बोलना टीवी का रिमोट दे जाए। रवि ने पानी का जग उठाया, लेकिन तभी दरवाजे पर खड़ी स्नेहा की कड़क आवाज़ आई। रवि, गिलास नीचे रख दो। रवि और सुमित्रा देवी दोनों सन्न रह गए। स्नेहा कमरे के अंदर आई। उसने सुमित्रा देवी की तरफ देखा, लेकिन आज उसकी आंखों में वह हमेशा वाली नमी और ममता नहीं थी। आज वहाँ एक डॉक्टर जैसी शक्ति थी। माँ जी, स्नेहा ने कहा, पानी का जग वहाँ मेज पर रखा है, रिमोट टीवी के पास है। अगर आपको चाहिए तो आपको उठना होगा। रवि आज ऑफिस जा रहे हैं और मैं अपनी ऑनलाइन मीटिंग में व्यस्त हूँ। बहू? सुमित्रा देवी की आंखों में अविश्वास तैर गया। तुझे पता है ना, मेरे पैरों में जान नहीं है। जान है माँ जी, बस हिम्मत नहीं है, स्नेहा ने कहा, और रवि का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर खींच लाई। रवि ने बाहर आते ही हाथ झटक दिया। ये क्रूरता है स्नेहा, मैं अपनी माँ के साथ ये नहीं कर सकता। स्नेहा ने गहरी सांस ली। रवि, मेरी बात सुनो। मैं फिजियोथेरेपी की स्टूडेंट रही हूँ। मैं जानती हूँ कि स्ट्रोक के मरीजों के साथ क्या होता है। माँ ठीक हो चुकी है। डॉक्टर ने 2 महीने पहले ही कह दिया था कि अब इन्हें चलना फिरना चाहिए। लेकिन हमने क्या किया? हमने सेवा के नाम पर उन्हें अपाहिज बना दिया है। हम उन्हें बिस्तर पर खाना देते हैं, करवट हम दिलाते हैं, पानी हम पिलाते हैं, उन्हें कोशिश करने का मौका ही नहीं देते। ये सेवा नहीं है रवि, ये उन्हें मखमल की जंजीरों में बांधना है। वे डिप्रेशन में जा रही हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब वे किसी काम की नहीं रही। तो इसका मतलब ये है कि अब उन्हें तड़पाओगी? रवि की आंखों में आंसू थे। हाँ, स्नेहा ने कठोर होकर कहा। अगले 15 दिन में उस घर की बुरी बहू बनूंगी। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो बीच में मत आना। अगर 15 दिन बाद भी माँ अपने पैरों पर खड़ी नहीं हुई तो मैं वादा करती हूँ, मैं जिंदगी भर उनकी दासी बनकर रहूंगी। रवि के पास कोई विकल्प नहीं था। वो भारी मन से ऑफिस चला गया। घर में एक अजीब सा युद्ध शुरू हो चुका था। सुमित्रा देवी ने पहले दिन तो उसे बहू का गुस्सा समझा। उन्होंने सोचा कि शायद कोई कहा सुनी हुई होगी। दोपहर को उन्हें भूख लगी। उन्होंने आवाज़ दी, स्नेहा, खाना। रसोई से आवाज़ आई, माँ जी, खाना मेज पर लगा दिया है, आकर खा लीजिए। सुमित्रा देवी की आंखों में आंसू बह निकले। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिस बहू ने कल तक उन्हें फूलों की तरह रखा था, आज वो पत्थर हो गई थी। भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो उन्होंने अपने कांपते हाथों से वॉकर टटोला।
महीनों बाद उन्होंने अकेले बिस्तर से नीचे पैर रखे। पैर काँप रहे थे, लेकिन शरीर ने साथ दिया। वे घिसटते हुए गिरते पड़ते डाइनिंग टेबल तक पहुंची। स्नेहा रसोई के दरवाजे के पीछे छिपी ये सब देख रही थी। उसका मन कर रहा था कि दौड़कर जाए और सास को थाम ले, लेकिन उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसने अपने होठ काट लिए ताकि सिसकी बाहर न निकले। सुमित्रा देवी ने खाना खाया और वहीं कुर्सी पर सुस्ताने लगी। उन्हें थकान महसूस हो रही थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सा एहसास भी था, खुद चलकर आने का एहसास। शाम को जब रवि आया तो उसने देखा माँ सोफे पर बैठी है, बिस्तर पर नहीं। वो खुश हुआ, लेकिन माँ ने उसे देखते ही रोना शुरू कर दिया। रवि, मुझे वृद्धाश्रम छोड़ा, अब इस घर में मेरी ज़रूरत नहीं। बहू ने तो पानी तक नहीं दिया मुझे, सुमित्रा देवी ने बच्चों की तरह शिकायत की। रवि का दिल पसीज गया। उसने गुस्से से स्नेहा की तरफ देखा। स्नेहा ने बस नज़रों से उसे चुप रहने का इशारा किया। रवि ने माँ को समझाया, लेकिन वह खुद अंदर से टूट रहा था। उसे अपनी पत्नी एक जल्लाद लग रही थी। यही सिलसिला 1 हफ्ते तक चला। पड़ोसियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अरे, गुप्ता जी की बहू तो बड़ी संस्कारी बनती थी, अब देखो बेचारी बुढ़िया को कपड़े धोने पर मजबूर कर दिया है। हाँ, स्नेहा ने वॉशिंग मशीन का स्विच ऑन करना भी बंद कर दिया था। सुमित्रा देवी को अपनी साड़ियाँ खुद मशीन में डालनी पड़ती थी। 8वें दिन एक घटना घटी। स्नेहा घर पर नहीं थी, बाजार गई थी। रवि ऑफिस में था। घर पर सुमित्रा देवी अकेली थी। अचानक फ़ोन की घंटी बजी। लैंडलाइन फ़ोन दूसरे कमरे में था। सुमित्रा देवी लेटी हुई थी। घंटी बजती रही। पहले वे पड़ी रही कि कोई उठा लेगा, फिर याद आया कि घर में कोई नहीं है। फ़ोन लगातार बज रहा था। उन्हें लगा कि शायद रवि का फ़ोन हो, कोई मुसीबत हो। ममता डर पर हावी हो गई। उन्होंने वॉकर भी नहीं उठाया और दीवार के सहारे खड़ी हो गई। वे धीरे धीरे दूसरे कमरे की तरफ बढ़ी। उनके कदम पहले से ज़्यादा सधे हुए थे। पिछले 1 हफ्ते की ज़बरदस्ती की कसरत ने उनकी मांसपेशियों में जान फूंक दी थी। उन्होंने फ़ोन उठाया। हेलो, इधर से आवाज़ आई। नानी, मैं चिंटू बोल रहा हूँ। मेरा रिज़ल्ट आया है, मैं पास हो गया। ये उनकी बेटी का बेटा था। सुमित्रा देवी खुशी से खिल उठी। अरे वाह मेरे लाल। बात करते करते वो ये भूल गई कि वे खड़ी है। उन्होंने 10 मिनट तक बात की। जब फ़ोन रखा तब उन्हें एहसास हुआ कि वे बिना किसी सहारे के खड़ी थी। उनकी नज़र सामने लगे आईने पर पड़ी। आईने में उन्हें एक लाचार मरीज़ नहीं बल्कि एक खड़ी औरत दिखाई दी। उनके चेहरे पर महीनों बाद एक वास्तविक मुस्कान आई। तभी दरवाजे पर आहट हुई। स्नेहा खड़ी थी। उसके हाथ में सब्जी के थैले थे। उसने सब देख लिया था। सुमित्रा देवी ने सकपका कर दीवार का सहारा ले लिया। वे फिर से मरीज बनने की कोशिश करने लगी। स्नेहा ने थैले नीचे रखे और तालियां बजाने लगी। वाह माँ जी, तो अब हम बिना वॉकर के भी चल सकते हैं। सुमित्रा देवी का चेहरा शर्म से लाल हो गया, जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो। तुम बहुत चालाक हो स्नेहा, सुमित्रा देवी ने रुंधे गले से कहा। तुमने जानबूझकर फ़ोन वहाँ रखा था ना? स्नेहा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। वो आगे बढ़ी और सुमित्रा देवी के पैरों में बैठ गई। उसने अपना सिर उनकी गोद में रख दिया। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। स्नेहा फूट फूट कर रो पड़ी। पिछले 8 दिनों में मैंने आपको जितना रुलाया है, उससे 100 गुना ज़्यादा मैं खुद अंदर ही अंदर रोई हूँ। मैं आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी, लेकिन मैं आपको उस बिस्तर पर तिल तिल मरते हुए भी नहीं देख सकती थी। डॉक्टर दवा दे सकते हैं, पर जीने की इच्छा तो आपको खुद ही जगानी थी। जब तक आपको सहारा मिलता रहता, आप कभी अपनी ताकत नहीं पहचान पाते। सुमित्रा देवी का हाथ कांपते हुए स्नेहा के सिर पर गया। उन्होंने महसूस किया कि स्नेहा के बाल पसीने से भीगे थे। उन्होंने याद किया कि कैसे पिछले 1 हफ्ते में भले ही स्नेहा ने उन्हें पानी नहीं दिया, लेकिन चुपके से उनकी डाइट में बादाम और पौष्टिक चीज़ें बढ़ा दी थी। कैसे वह छिप छिप कर उन्हें देखती रहती थी। पागल लड़की। सुमित्रा देवी की आवाज़ में अब शिकायत नहीं, आशीर्वाद था। तूने तो मुझे मेरी ही नज़र में विलन बना दिया था। मैं सोच रही थी कि तू बदल गई है, पर तू तो वही है, मेरी ज़िद्दी बहू। शाम को जब रवि घर लौटा तो घर का नज़ारा बदला हुआ था। हमेशा की तरह सन्नाटा नहीं था। रसोई में हंसने की आवाज़ें आ रही थी। रवि डरते डरते अंदर गया। उसने देखा कि सुमित्रा देवी रसोई में स्टूल पर बैठी है और मटर छील रही है, जबकि स्नेहा सब्जी छोक रही है। माँ, रवि अवाक रह गया। सुमित्रा देवी ने मुड़कर देखा। आ गया तू? जा हाथ मुँह धो ले। आज मैंने तेरे पसंद की मटर पनीर बनाई है। बहू को तो मसाला भुनना भी नहीं आता ठीक से, उन्होंने हंसते हुए कहा। रवि ने स्नेहा की तरफ देखा। स्नेहा ने आंख मारी और मुस्कुरा दी।
रात के खाने पर सुमित्रा देवी ने खुद उठकर रवि को रोटी परोसी। रवि ने जब मना करना चाहा तो सुमित्रा देवी ने उसे डांट दिया, चुपचाप खा, मेरे हाथ पैर अभी टूटे नहीं हैं, और खबरदार जो अब मुझे बीमार बीमार कहकर बिस्तर पर लिटाया। मैं तो ऊब गई थी उस कमरे से। अब से मैं शाम को पार्क भी जाया करूँगी। रवि ने खाना खाते हुए महसूस किया कि यह निवाला पिछले 6 महीनों में सबसे स्वादिष्ट था। खाने के बाद जब वे कमरे में गए, रवि ने स्नेहा का हाथ थाम लिया। धन्यवाद, उसने धीरे से कहा, तुमने आज मुझे मेरी माँ वापस लौटा दी। स्नेहा ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, रवि, सेवा सिर्फ वो होती है जो हम करने के लिए करते हैं। कभी कभी किसी के आत्मसम्मान को लौटाना सबसे बड़ी सेवा होती है। प्यार कभी कभी कड़वा होता है, जैसे नीम की दवा, लेकिन वही जान बचाती है। उस रात सुमित्रा देवी अपने कमरे में सोई, लेकिन उन्होंने अपने सिरहाने रखी घंटी हटा दी थी। उन्हें अब किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं थी। उन्हें पता चल गया था कि उनके भीतर की शक्ति ही उनकी सबसे बड़ी साथी है, और उस शक्ति को जगाने वाली वह दूसरी बहू दूसरे कमरे में सुकून की नींद सो रही है, ये जानते हुए कि कल सुबह उसे फिर से दुनिया के ताने सुनने पड़ सकते हैं। लेकिन उसकी अपनी दुनिया, उसका परिवार अब अपने पैरों पर खड़ा था। सच्चा प्रेम और सेवा हमेशा कोमल नहीं होते। कभी कभी अपने प्रियजनों की भलाई के लिए हमें कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, ताकि वे अपनी खोई हुई गरिमा और आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।